स्यादवाद छठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, हर कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलिए द्वादशांग वाणी की जय। जय हो, जय हो। चलिए मंगलाचरण कौन बोलेगा आज का? बोलिए, मुग्धा जी हैं क्या? नहीं, आप बोलिए। किरण जी भाई साहब मंगलाचरण बोलिए आराम से। तब तक मैं बोलता हूँ, आइए। बोलो। बोल रहे हैं किरण जी भाई साहब, बोल रहे हैं, बोलने दीजिए ना। सिद्धमनंत मणिविंदीय मनुवम पत्त शोकमन वज्जम केवल पोह निज्य पुण्यतिमिरं जिनम नमः। बार अंग गिज्जा वियलियमल मूड दंसुनु तिलया विविहवर चरण भूषा पसियौ सुय देवया सुरम शैल गण पौर विनो विविहिति विरा पसियौ सेनो परवाय गयो दानवर्षि हो सिद्धंतामियसायर अंग संगाय धोय मनो प्रणमामि पुप्पदन्तं दुःखयन्तं दुन्नयन् दयार रवि मग्ग शिव मग्ग कंटय विशिष्यमयि वयं सया पडमाकाय भूय बलिं केशवास परिभूय बलिं विन्नीहय पसरं पड्ढाविय विमलनाणवं पसरम्। ओम नमः सिद्धेभ्य। कीर्तनकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। 12 अंक 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं नमस्कार करता हूँ। रत्नत्रय के धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश जी को नमो नमः। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर पुष्पदंत और बुद्धबली आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। प्रथम खंड प्रथम श्रुतिस्कंद लिपिबद्ध हुआ और इसके अंदर 6 खंडे जीव स्थान, खुद्दा बंद, तीसरे का नाम क्या है, बंद स्वामित्व विचय, चौथा जिसका हमारा स्वाध्याय चल रहा दिन में वेदना खंड, 5वां वर्गणा और 6ठा महाबंद। इन 6 खंडों में से पहले 5 खंडों पर वीरसेन आचार्य की टीका उपलब्ध है जिसका नाम है धवला टीका। यह धवला टीका 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। प्रारंभिक 6 पुस्तकों के अंदर प्रथम खंड की टीका है जिसको कहते हैं जीव स्थान की। इस जीव स्थान की टीका का 8 हरियोग द्वार से वर्णन किया गया है जिनका नाम है सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पभोग। हम देख रहे हैं कि यहां पर तो जीव स्थान में 8 हरियोग से वर्णन किया गया है, लेकिन प्रति हरियोग द्वार में भी गणन प्रति और करण प्रति में इन्हीं 8 हरियोग द्वार से वर्णन किया गया है। हमारी तो यहाँ पर अभी धवला पुस्तक 2 जिसमें सत प्ररूपणा के जो पुष्पदंत आचार्य ने 177 सूत्र लिखे ना, उन सूत्रों का ही विशेष कहां कैसे 20 प्ररूपणा के द्वारा पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषण से परीक्षा करते हुए हमें वही विशेष सत्प्ररूपणा का समझाया जा रहा है। पहले हमने
गुण स्थानों यानी ओग में 27 टेबल, उसके बाद में 28 टेबल से कौन सा विषय शुरू हुआ था प्रवीणा जी? मार्गणा का। और मार्गणा में पहली मार्गणा का नाम है गति मार्गणा। हमने उसके टेबल देखे, उसके बाद में इंद्रिय मार्गणा के, और उसके बाद में काय मार्गणा के। काय मार्गणा का विषय थोड़ा सूक्ष्म है और अलग भी है, क्योंकि जब हम गति मार्गणा और इंद्रिय मार्गणा के आलाप लगा रहे थे, तब काय मार्गणा में तो हम सीधा जो है एक तो जीव समास का जो है विषय अपन क्या लेते थे? 14 जीव समास, एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। फिर क्या करते थे मुकेश जी भाई साहब? एकेंद्रिय के 2 भेद करते थे, सूक्ष्म और बादर, और पंचेंद्रिय के 2 भेद करते थे, संगी और असंगी। तो हमें 7 भेद मिल जाते थे, एकेंद्रिय सूक्ष्म, एकेंद्रिय बादर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय संगी और पंचेंद्रिय असंगी। तो कितने जीव समास हो जाते थे? 7 के पर्याप्त और अपर्याप्त करके 14 जीव समास हो जाते थे। हम जब टेबल लगाते थे तो इन्हीं 14 जीव समास के आधार से हम जो है वहां पर टेबल लगाकर चर्चा करते थे। लेकिन यहाँ पर काय मार्गणा के प्रारंभ में वीरसेन आचार्य ने हमें जो समास, जीव समास का एक नया प्रमेय प्रस्तुत किया, जो जिसका चार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। दिख रहा है चार्ट प्रवीणा जी? इसमें अंदर क्या हो रहा है कि पहले जीव के 2 भेद किए, संसारी और मुक्त। अब मुक्त जीव तो अतिश जीव समास है, तो समास जीव समास किसमें लग रहे हैं? केवल संसारी जीव में लग रहे हैं। तो संसारी जीव के भी 2 भेद कर दिए, त्रस और स्थावर। इनके जैसे अब चार्ट में देख रहे हैं, त्रस काय के 5 भेद और स्थावर काय के 14 भेद। इस तरह से करके जीव समास में कुल 19 भेद बन जाते हैं। हम लोगों ने टेबल देखी थी, आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा कि किस प्रकार से त्रस के 5 भेद बने थे? हमारे मुकेश भाई साहब बता सकते हैं। त्रस के 5 भेद तो बहुत सरल है मुकेश भाई साहब, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय। बोलिए बोलिए, मैं आपके साथ में हूँ। मुकेश भाई साहब के साथ में जेपी दोषी है, बोलिए। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 भेद है, संगी और असंगी। देखो मुकेश भाई सही बता दिया, फिर से बता दिए सबको। देखो मुकेश भाई साहब को याद है, त्रस के 5 भेद कौन से? जरा जोर से बोलिए जरा। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय के 2 भेद है, संगी और असंगी। इसको कहते हैं त्रस के 5 भेद। अब प्रवीणा जी आप बताएंगे स्थावर के कितने भेद करते हैं अपन? देखो कई बार 5 करते हैं, लेकिन यहाँ पर 14 भेद करेंगे। हाँ, कैसे किए? इसके पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक, इसके सूक्ष्म और बादर लेंगे तो 8 हो गए। 2 2 4 जो 8। और वनस्पति कायिक के, साधारण के 2 लेंगे, नित्य निगोद और इतर निगोद, चतुर्गति निगोद। और प्रत्येक के प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित, ऐसे 14 हो गए। 8। हाँ, तो इनके जीव समास कैसे बनेंगे? जीव समास कैसे बनाए थे? हम लोगों ने एक टेबल भी बनाकर यहाँ पर देखा था, किसी को याद है? जीव समास की टेबल हमने आपको नंबर भी लिखवाए थे, 4 लाइन लिखवाई थी। आशा बहन के पास लिखी थी, उस दिन आप लोगों ने लाइन लिखकर बताई थी, जो शनिवार को हुई थी ना। तो क्या लिखा था? 1 11 12 22 23। पहली लाइन में 1 11 12 22 और 23। दूसरी लाइन में 51 और 25। तीसरी लाइन में 422 432 और 442। चौथी लाइन में 10 + 1 10 + 2 और 10 + 3। पांचवी लाइन में 833 843 853। छठी लाइन में 863 864 865। ठीक है। अब पहली लाइन कौन एक्सप्लेन करेगा? पहली लाइन में संसारी जीव एक नंबर पे। आपने जिसको एक कर धीरे ना। पहली लाइन मंजुला जी कर रहे हैं, पहली लाइन करी मंजुला जी। पहली लाइन में पहले कितने हैं? 5 है। 1 2 3 4 5। 1 11 12 22 और 23। एक तो अपन धीरे धीरे करेंगे, अपने को समझना है ना। हाँ बोलिए। एक में लिया जीव के 2 भेद किए, संसारी और मुक्त। तो मुक्त जीव तो पार हो गए संसार से, इसलिए संसारी जीव लिया अपन ने एक में।
फिर संसारी के 2 भेद किए, स्थावर और त्रस्का है। फिर नहीं, वो तो ये ये हो गए कौन सा हो 2, गया? अपने को एक एक अंक ये 2, समझाना है। हाँ, एक ये हुआ 11 हो अभी गया, 11 हुआ, 11। तो 11 11 में क्या अब बोलेंगे अपन? 12 नंबर, रस और स्थावर। अब 12 पर आ रहे हैं। 12 पर आ रहे। तो स्थावर के 2 भेद किए अपन ने, सूक्ष्म और बादर, और एक किया विकलेंद्री और तीसरा किया सकलेंद्री। तो नहीं, ये हो थोड़ा गए, आगे, नहीं आगे बढ़ गए आप, बहुत आगे बढ़ गए आप। एक एक नंबर से नहीं समझा पा रहे हैं। फिर से एक आप तो फिर से एक तो शुरू करिए। एक एक तो लिया, एक हाँ। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हमको बहुत सरलता से और सहजता से समझना है। जहां पर 2 नंबर आते हैं वहां पर बाद का नंबर त्रस का है, पहला नंबर स्थावर का है। हाँ जी, त्रस का नंबर आखिरी का नंबर रहता है। अगर कहीं पर 3 नंबर है तो पहले 2 नंबर भी स्थावर के होंगे, आखिरी का नंबर त्रस का रहेगा। हर समय हर नंबर में जो हमारी 4 लाइन की जो टेबल बनाई है हमने, उसके अंदर अंतिम जो अक्षर है वह त्रस के भेद के संबंधित है। हाँ जी, ठीक और है। उसके पहले वाले, अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी तो मैंने बात पूरी नहीं की। उसके पहले वाले जितने भी नंबर हैं वो सब स्थावर के होंगे। हाँ जी, जब स्थावर के नंबर आएंगे तो वहां पर हमको सोचना पड़ेगा कि स्थावर के कैसे भेद किए। लेकिन हम सबको एक स्पष्ट होना चाहिए कि सामान्य से स्थावर के हमने 4 का एक ग्रुप बनाया है। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक का, और हाँ जी, वनस्पति कायिक का अलग कर दिया। वनस्पति कायिक के 2 भेद बनाते हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। ठीक है। पहले हम साधारण वनस्पति लेते हैं, जो 4 के बाद में सीधा साधारण लेते हैं, क्योंकि साधारण वनस्पति कोई जिनागम में निगोद की संख्या है। इस साधारण वनस्पति के 2 भेद किए, चतुर्गति निगोद और नित्य निगोद। और ये दोनों दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और बादर। इस तरह से साधारण वनस्पति के 4 हो जाते हैं। प्रत्येक वनस्पति के सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, सप्रतिष्ठित वनस्पति के आधार से यद्यपि निगोद जीव रहते हैं, लेकिन सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दोनों प्रत्येक वनस्पति बादर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। क्या रिपीट कर रहा हूं? कि प्रत्येक वनस्पति बादर ही होती है। यद्यपि प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद हैं, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। जिस प्रत्येक वनस्पति के साथ में निगोद जीव रहते हैं उसको कहते हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, और जिस प्रत्येक वनस्पति के हाथ में कोई जीव नहीं रहता उसको कहते हैं अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। तो इस प्रकार से भेद करते हैं। हम जब बोलते हैं एक तो उसका मतलब होता है संसारी जीव। जब हमने बोला 11 तो पहले 11 का मतलब होता है स्थावर, दूसरे 11 का मतलब 1 का मतलब होता है त्रस। 11 के बाद में हमने बोला 12, तो स्थावर का एक ही भेद रहा, क्योंकि एक नंबर, पहला नंबर स्थावर का है, दूसरा नंबर त्रस का है। अब यहाँ पर त्रस का नंबर कैसे किया? सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय, अच्छा, 2 हो गया, इसका 12 हो गया। इसके अंदर जब 13 किया तो 1 नंबर स्थावर का है। मुकेश जी भाई साहब, तो 3 के भेद करने, तो त्रस के 3 भेद करने। अब त्रस के 3 भेद कैसे करेंगे? विकलेंद्रिय, सकलेंद्रिय में मतलब पंचेंद्रिय के संगी और पंचेंद्रिय असंगी। तो ये कौन सा टेबल बन गई? ये 13 की बन गई। जब अब 14 की भेद करने पड़ेंगे तो अभी भी 4 उसी के करने। किसके करने? उसी के। तो वो मुकेश भाई साहब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय केवल कहा तो उसके अंदर अपने को 14 आ गए। 14 कितना सरल है। 14 में 4 त्रस का है, 1 स्थावर का है। 4 त्रस के कैसे बनेंगे? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय पूरे आ गए उसके अंदर। तो इस प्रकार से अपनी टेबल पहली बन गई, 14 तक टेबल बन गई। इसके बाद में दूसरी लाइन में जब हम आते हैं तो 51 पर आते हैं। हाँ बताइए, कौन बताएगा दूसरी लाइन का? आप नहीं, दूसरा कोई बताएगा? बताइए, आशा बताइए। 51 और 25। वैसे आशा मैंने सरल है, थोड़ा दूसरे को मौका देते हैं, आपको थोड़ा सा रुकते हैं। आप थोड़ा कठिन पूछेंगे जो आपने ना। हाँ बताइएगा, कौन बताएगा? कमलेश जी बताइए। 51 और 25। कमलेश जी घबराइए नहीं। 51 और 25। मंजू जी आप बता सकते हैं? 51 और 25। पहला नंबर 51 में पहला 5 है, दूसरा 1 है।
पहला 5 हमेशा स्थावर का होता है, दूसरा नंबर लास्ट का नंबर त्रस का होता है। हमें बताना 51 और 25 को बताना। चलो प्रवीणा जी बताइए, समझाइए, बिल्कुल समझा क्या, जैसे आप ही क्लास ले रहे हो ऐसे ऐसे बताना का। 51 और 25 सटकाई जी होते हैं 5, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये हो गए 5। और एक लिया अपन ने त्रस, तो ऐसे ये हो गए 5 और 1, ये मिलाकर 51 हो गए। और इसका अपन ने अंक संदृष्टि क्या बनाई, 51 की बनाई, ठीक है ना। 51 हो गए। और अब 25 एक मिनट, 25 का आप बोलेंगे मंजू जी, आप ट्राई करेंगे तो अवश्य बोल पाएंगे मंजू जी। ऐसा है, करत करत अभ्यास सब हो जाते हैं। आप अनम्यूट कर लीजिए, हम आपको सहायता करते हैं, अनम्यूट कर लीजिए आप। आपको सिर्फ इतना बोलना कि 25 में पहले, हाँ 2 नंबर किसका होगा, त्रस का होगा, 10 और 5 नंबर किसका होगा, स्थावर का होगा। और ठीक है, त्रस और स्थावर। तो दो में स्थावर का क्या करेंगे, सूक्ष्म और बाधक। क्या करेंगे, सूक्ष्म और बाधक। और 5 में क्या करेंगे, त्रस के, जो मुकेश भाई साहब ने बोले थे सबसे पहले 5, उनको याद है। अच्छा ठीक है, देखो मुकेश भाई साहब बोलेंगे। मुकेश भाई साहब आपको 25 बोलना है। मुकेश भाई साहब 25, 5 नंबर त्रस का आपने सुनाई दिया था, 2 नंबर इसका स्थावर का सुनाना। स्थावर के कितने भेद होते हैं, सूक्ष्म और बाधक। तो 25 के नंबर में 2 नंबर है, पहला नंबर किसका, हमेशा स्थावर का, दूसरा नंबर 5 किसका है, त्रस का। तो इसका मतलब 25 में क्या हुआ, स्थावर के 2 भेद और त्रस के 5 भेद। आपको बताने त्रस के भेद 2 कौन से हैं, सूक्ष्म और बाधक, और त्रस के 5 भेद कौन से, जो भी आपने पहले बताए थे वही रिपीट करने हैं। तो आप 1 मिनट, सिर्फ मुकेश जी भाई साहब को बोल रहा हूँ, उसका सबको नंबर बहुत अभी आगे आपको अच्छे नंबर देने वाला हूं मैं। 25 में बोलिए मुकेश भाई साहब। ये 25 में एक इंद्री के हो गए, दो भेद हो गए। अपने काय मार्गणा चल रही मुकेश जी, काय मार्गणा चल रही है अपने, कौन सी मार्गणा चल रही है, काय मार्गणा चल रही है। तो काय मार्गणा में इंद्री मार्गणा की बात नहीं करेंगे हम। क्या करेंगे, 25 में जो पहला अंक कौन सा है, 2, दूसरा बाद का अंक कौन सा है, 5, जो अंतिम का अंक होता है वो किसका है, त्रस का। जो पहला अंक है वो किसका है, स्थावर का। स्थावर के 2 भेद और त्रस के 5 भेद। इस तरह से 25 के अंक से हमें जीव समाज की उत्पत्ति करनी है। जीव समाज के भेदों की उत्पत्ति का विधान अंक से, अंक समदृष्टि में मैंने आपको बताया 25। 25 में कितने अंक है, 2 है। पहला अंक 2 का है, दूसरा अंक 5 का है। 2 का अंक किसका है, हमेशा पहला अंक किसका होता है मुकेश जी भाई साहब, चलिए पहला अंक स्थावर का होता है, दूसरा होता है त्रस का। ठीक है, रुकेंगे। हाँ मधु जी बताइए, 25 का एक्सप्लेन करिए मधु जी। 25 का मतलब 5 तो त्रस के हो गए और 2 स्थावर के हो गए, सूक्ष्म बाधर। और 5 त्रस के हो गए, 2 इंद्री से 5 इंद्री तक त्रस में आ गए। बराबर है, बहुत अच्छा हो गया आपको, सूक्ष्म बाधर हो गए। तो हर एक को ऐसे बोलना। अब हमारे आगे की चलेगी, कौन सी चलेगी, कहाँ गए आशा बहन, 8, 9, 10 कोई नहीं है, 2, 3, 4, 5 विकेंद्रिय में। हाँ चलो ये बोल रहे हैं 422, एक एक करके सर तीसरी लाइन बोलना आशा बहन, तीसरी लाइन 422, 432, 442। हमको पहले नंबर को, जैसे अंक समदृष्टि को एक्सप्लेन करना है। अपनी लाइन में 422 में नंबर कितने हैं, 3 नंबर है। पहला नंबर 4, दूसरा नंबर 2 और तीसरा नंबर 2, 422 में। और हमारा नियम क्या है कि अंतिम नंबर हमेशा त्रस का होता है और बाकी के नंबर सारे स्थावर के होते हैं। अब हमें 4 और 2 पहले घटाने हैं स्थावर में, और अंत का 2 घटाना है त्रस में। अब घटाएंगे। हाँ, 4 स्थावर में पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है और वायु का है। ये तो 4 स्थावर हुए। 2 उसमें वनस्पति काय लेंगे, तो वनस्पति काय के 2 भेद कर देंगे, प्रत्येक और साधारण। फिर 2 त्रस के लेंगे, त्रस के सकलेंद्रीय और विकलेंद्रीय। सकलेंद्रीय और विकलेंद्रीय, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। रुकेंगे
रुके 432 बताइए। हाँ बताइए कस्तूरी जी, आप हाथ उठा रहे, बात बताइए। 432 कस्तूरी जी, नहीं मीना, अच्छा नहीं आपने बोला, ममता जी दोषी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए दोषी। 432 स्थावर के 6 भेद, पृथ्वी जल अग्नि वायु के 4, वनस्पति के 2 प्रत्येक और साधारण, त्रस के 3, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय के 2 समनी असमनी। नहीं ऐसे नहीं है, आपने ऐसे बोल दिया लेकिन वैसे नहीं चलेंगे। देखो राजुल, एक मिनट पहले नियम, एक मिनट। देखो राजुल जी ने हाथ उठाया, राजुल जी को मौका दे रहे हैं। 432 एक्सप्लेन कर रहे हैं राजुल जी। 432 हाँ। तो शुरू का होता है, शुरू के होते हैं 2, जो तो होते हैं स्थावर के, लास्ट वाला होता है वो त्रस का होता है, और बीच वाला है वो वनस्पति का होता है। अच्छा, वैसे चलेंगे। तो जो 4 स्थावर है, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है और वायु का है, और 3 वनस्पति का है। तो वनस्पति के 2 भेद हुए, साधारण और प्रत्येक। और प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद करती है, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा, मतलब कम से कम आपने राजुल जी जैसे कि क्लास ले रहे हो ना, ऐसे एक्सप्लेन कर दिया नंबर, ऐसे एक्सप्लेन करना पहले कि बिल्कुल 432 का। अब 442 का कौन एक्सप्लेन करेंगे? हम ममता दोषी जी आप करिए। 432 नहीं 442 करना आपको। 442 442 442। अच्छा, पहला 4 है वो स्थावर का है, दूसरा 4 है वो वनस्पति का है, वनस्पति का 1 का है, और 2 है वो त्रस का आप है। गलती बोल दिया, इस वनस्पति भी स्थावर है। हमारा ये नहीं मतलब है, हमारे को क्या मतलब है कि किसी भी नंबर के अंदर अंतिम का जो नंबर होता है वह त्रस का होता है, और बाकी के नंबर अपने स्थावर के होते हैं। लेकिन अगर स्थावर में पहला नंबर, अगर 2 नंबर है तो पहला नंबर किसका होता है? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 संबंधित होता है। जो आगे के नंबर होते हैं वो वनस्पति के लेकर होते हैं। तो इस प्रकार से 3 नंबर है, अंत का नंबर और शेष नंबर। तो यहाँ पर 442 में अंत का नंबर 2 का है, वह तो है त्रस का। अब बच्चे 44, तो 44 में पहला नंबर जो है वह है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनका। और दूसरा जो नंबर है 4 वो वनस्पति के लेकर होगा। अब आपको इसको समझाना है, पहला कौन सा है, दूसरा क्या, 4 क्या है और अंत का 2 क्या है। हाँ बताइए। पहला 4 है वो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के लिए है, और लास्ट का जो 2 नंबर है वो त्रस के लिए है, और बीच में जो 4 है वो वनस्पति का के लिए है। पुलिस पकड़ लेगा आपको। आप लाइन बीच में दूसरा छोड़कर एकदम 2 नंबर पर चले गए, पुलिस वाला आपको पकड़ लेगा। अपन को लाइन चलाना, पहला 4, दूसरा 4, फिर 2, तब नहीं तो हाँ नहीं तो गड़बड़ हो जाता है वो ना। फिर से बोलिए। 442 4 स्थावर का, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का है, दूसरा है वो वन का है, और है वो त्रस का है। ठीक है, ठीक है। पहले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के 4, वनस्पति का प्रत्येक के 2, सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित और साधारण के 2, नित्य निगोद, इतर निगोद, और त्रस के 2, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय। बहुत बढ़िया। कितने भेद हो गए? 4 4 8 2 10। तो ये 10 का जीव समास हो गया। आप कहते हो 10 का जीव समास। अब रुकेंगे आप, क्लैरिफिकेशन देना। अब रुकेंगे, वो बीच में बहुत लोग बातें कर रहे हैं। अब एक अशोका जी, एक बार सबको म्यूट कर दीजिए सर। जल्दी कहिए। अशोका जी को लेना है आगे, वो अपने आप अनम्यूट कर लेंगे सर। पहले आप सबको म्यूट। अशोका जी, अब लाइन नंबर कौन सी आ गई आपकी? लाइन नंबर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी है ना? चौथी लाइन आ गया। चौथी लाइन है। चौथी लाइन सरल मिल गई आपको, चलो बताई दीजिए। सरल है सर। बहुत सरल मिल गई। ये तो हमारे मुकेश भाई साहब बता सकते हैं जी। अच्छा, अगर आप क्षमा करें तो मुकेश भाई साहब को देना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। हमारे मुकेश भाई साहब के लिए बहुत बढ़िया है। उन्होंने पहले बता दिया, उन्होंने चौथी लाइन में लिखा 10 + 1, 10 + 2, 10 + 3, 10 + 4। जी। क्या लिखा मैंने? 10 + 1,
10 + 2 10 + 3 10 मतलब क्या हुआ, 5 स्थावर में 2 भेद कर दिए सूक्ष्म बादल, 10 हो गए। और एक हुआ अपना त्रस काय का, मतलब त्रस ले लिया तो 11 हो गया। 10 + 2 में क्या किया, 5 स्थावर के सूक्ष्म बादल और 2 में क्या करेंगे, सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय। 10 + 3 में क्या करेंगे, 5 स्थावर के 2 भेद सूक्ष्म और बादल और 3 के करने पर तो विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय संगी और पंचेंद्रिय असंगी। हो गया 13। ठीक है, अब हाँ, अब लीजिए अशोक का लाइन, आगे के लाइन लीजिए 833 लीजिए, लाइन नंबर लीजिए आगे की। लाइन में 833 5 हाँ, लीजिए, नंबर लीजिए। लाइन में 833। हाँ बोलिए, अब समझाइए पहले, जैसे हमारे राजू जी ने बोला था ना, जैसे क्लास ले रहे, बिल्कुल एकदम सबको समझ में आ जाए। आज सबसे सब लोग पहला- पहली बार ज्वाइन। हाँ, सबसे पहला 8 जो है ये तो स्थावर के लिए है, और स्थावर में से वनस्पति के लिए 3 है, जो बीच का 3 है वो वनस्पति के लिए। यहाँ पर पहले हम पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक नहीं, और वायुकायिक 4 लेंगे। पहले आप यही गड़बड़ थोड़ा सा शुद्धि नहीं, कर पहले लीजिए आप। पहले 8 में इन 4 का लेंगे ना, सबसे लास्ट वाला त्रस का होता है, ऐसे लास्ट वाला त्रस का। एक मिनट राजुल जी, सबको समझाइए 833 में कैसे कैसे क्लास लेंगे आप। 833 अपन अंक क्या है, अंक सब 833। 833 में इसमें क्या है, जो लास्ट का होता है वो त्रस का होता है, जो फर्स्ट होता है उसके बाद जो फर्स्ट में जितने भी होते हैं वो सब स्थावर के होते हैं। और अब इसमें 833, इसमें 8 और 3 ये दोनों ये स्थावर के, और जो लास्ट का 3 है ये आएगा त्रस का। तो 8 का मतलब पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, और इनके सूक्ष्म 8 हो गए, और 3 आएंगे वनस्पति के 2 भेद हुए, और प्रत्येक वनस्पति के। कोई जिनवाणी के स्वाध्याय में कोई ना कोई अंतराय कर रहा है, अपने को थोड़ा सा सावधान रहना है। किसी के यहाँ पर जो है ना आवाज आ रही है पशु पक्षी की। साधारण और प्रत्येक वनस्पति काय के 2 भेद हो गए, इतर निगोद और नित निगोद, और 3 है सूक्ष्म उसके त्रस के, सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय। तो सकलेंद्रिय के 2 भेद हो गए, संगी और असंगी, इस तरह ये 3 हो गए। रुक जाएंगे, अब चलिए, अब अशोका जी 834 को एक्सप्लेन कीजिए। 843 सर। हाँ 843 8 जो है ये स्थावर के लिए है 8, और 4 जो है आपने फिर रुक गए। किसी भी संख्या, आपकी मेरी संख्या, आप बोलिए संख्या है 843। इस संख्या का जो अंतिम अक्षर 3 है, हर एक संख्या में अंतिम अक्षर त्रस का होता है। राजुल जी बोलते ना लास्ट, वो पहले बताइए। अच्छा, लास्ट वाले को पहले बोल दो। अक्षर लास्ट का ही है, और बाकी के शेष अक्षर केवल स्थावर के होते हैं। शेष अक्षर जो बचे उसमें पहला अक्षर जो होता है वो होता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के लिए होता है। दूसरा अक्षर होता है वो साधारण वनस्पति के लिए होता है, और तीसरा अक्षर होता है वह होता है प्रत्येक वनस्पति का। तो स्थावर के कहीं पर 1 अक्षर है, कहीं पर 2 अक्षर है, कहीं पर 3 अक्षर, जैसे अक्षर होते हैं उस हिसाब से अपने को उसका अर्थ करना पड़ता है। हाँ ठीक जी, है, तो पहले 8 है स्थावर का, तो पहले त्रस का नहीं, देखिए आप फिर से गलत करते, संख्या है 8, कौन सी आपकी 843। तो आपको संख्या कौन सी, अंक जो 3 है वो त्रस का है, ये ऐसे बोलिए। आप कौन सी संख्या, जो अंक समदृष्टि आपकी 843, इसके अंदर 3 नंबर है। पहला नंबर है 8, दूसरा नंबर है 4, तीसरा नंबर है 3। किसी भी अंक समदृष्टि की अंतिम संख्या जो होती है वह होती है स्थावर के जीव समास को लेकर। नहीं सर, त्रस और की। बाकी जितने भी अंक होते हैं ये त्रस को लेकर होते हैं, और बाकी जितने भी अंक होते हैं प्रारंभ के, वे सब अंक स्थावर को लेकर होते हैं। जब स्थावर के एक ही अंक होता है तो उसमें तो 5 स्थावर में से जो भी समास बनता है वह लेते हैं। जब 2 अंक होते हैं तो हम लेते हैं, उसके लिए पहला लेते हैं 4 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का, और दूसरा लेते हैं वनस्पति का। जब 3 अंक होते हैं तो उसके अंदर हम जो है भेद करते हैं कि साधारण वनस्पति या प्रत्येक वनस्पति किस प्रकार से भेद है, उसको हम करके बताते हैं। ठीक है ना। अब आपके सामने संख्या है 843, आप हाँ बताइए। 843 में जो बाद की संख्या है वो त्रस के लिए है, और पहली जो दोनों संख्या है वो स्थावर के लिए है। तो इसमें जो पहली 8 संख्या है इसमें जो है पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक आ जाएंगे,
और जो दूसरी संख्या है इसमें जो वनस्पति इकाई आ जाएंगे। पहली जो 8 संख्या है इसमें जो है भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इकाई के सूक्ष्म और बादर 8 हो जाएंगे। और दूसरी संख्या 4 जो है वनस्पति इकाई के 2 भेद हो जाएंगे। इतर इतर वो साधारण और प्रत्येक। हाँ साधारण और प्रत्येक, और फिर उनके 2-2 भेद हो जाएंगे। साधारण के 2 भेद हो जाएंगे, नित्य निगोद और इतर निगोद, और प्रत्येक के 2 भेद हो जाएंगे, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, तो ये 4 हो जाएंगे। उसके बाद में 3 जो संख्या त्रस की है उसमें विकलेंद्रिय आ जाएंगे, और सकलेंद्रिय के 2 भेद हो जाएंगे, संघी और असंगी। ठीक है, अब कौन बताएगा? मीनाक्षी जी 853। जी, अंक समदृष्टि में 853 संख्या का इस तरह से विवेचन है। जो इसमें बहुत बढ़िया, आखिरी, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। इस तरह से विवेचन है, बहुत बढ़िया। इसका बहुत बढ़िया, आप बोलिए। इसमें जो आखिरी का 3 का अंक है वो स्थावर के लिए है, और जो प्रथम 2 अंक है 8 और 5 वो वनस्पति कायिक जीवों, वो स्थावर जीवों के लिए है। जो 8 का अंक है वो हमारी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के सूक्ष्म और बादर करके 8 हो जाते हैं भेद। और जो 5 का अंक है वो वनस्पति के भेद हो जाते हैं, साधारण और प्रत्येक, और साधारण और प्रत्येक की सप्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित और इतर और चतुर्नियोग निगोद कहलाता है। और त्रस में जो 3 की संख्या है वो संगी पंचेंद्रिय और संगी अपंचेंद्रियों के लिए होती है। ये जो 5 बताए आपने, कैसे बताए जी? वनस्पति के साधारण और प्रत्येक के 2 भेद हो गए सर। हाँ, फिर क्या किया आपने? साधारण के 4 और प्रत्येक का 1 रखा, मतलब 5 को आपको 41 करके बताना है। 5 को कैसे बताना? 41 करके बनाना। वनस्पति के थोड़ा ध्यान रखिए, जब 5 का अंक है ना, तो 5 को हम कैसे बनाएंगे? 41। तो कैसे बनेंगे? पहले साधारण के 4 ले लिए, साधारण के चतुर्गति निगोद, नित्य निगोद, दोनों के सूक्ष्म बादल, तो 4 हो गए, 4 1 हो गया प्रत्येक वनस्पति का। इस प्रकार 4 + 1 हो गया, उसके भेद नहीं लेंगे फिर। जब 843 में 4 वनस्पति का था तो कैसे भेद बताया अपन ने? 4 को करना 22, 2 और 2, 4 को क्या करना? 22 करना है। कैसे करना 22 को? साधारण के भी 2 भेद और प्रत्येक वनस्पति के भी 2 भेद, इसको कर लिया। जब 3 है वनस्पति का तो कैसे भेद किया? कि प्रत्येक को साधारण है और तो 12 किया, तब 12 करते हैं। कैसे 12 करते हैं? कि साधारण का 1 करते हैं और प्रत्येक के 2 करते हैं, सब प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित ले लिया। इस तरह से भेद करके। बहुत अच्छा आपने प्रयास किया, बहुत अच्छा। चलिए, अब आखिरी के लाइन है, कहां पर है? कस्तूरी जी थे ना? कस्तूरी जी का नंबर आया था नहीं आया था? कस्तूरी चले गए? कस्तूरी जी अभी तो थे, नंबर नहीं आया इसलिए आपने वीडियो है कस्तूरी जी है ना? लोग लगता है किसी का नंबर नहीं आता है तो भी नाराज होकर चले जाते हैं। सबका नंबर आएगा, कोई बात नहीं। बोलिए आशा ट्राई करो, 863 का करो। 863 आशा बहन, 863 केवल 1 का करना है, धीरे से करना है, जितना धीरे धीरे करेंगे इतना अच्छा। 863 8 है, इस 8 का को हम स्थावर काय जीवों में घटाएंगे, तो 8 स्थावर काय जीव है, तो उसमें से 4 स्थावर काय के भेद लेंगे, पृथ्वी का एक जीव, अप का एक जीव, तेज का एक जीव और वायु का एक जीव, फिर इनके बादर और सूक्ष्म। ये जो 6 अंक है वो वनस्पति काय जीव के लिए है, तो वनस्पति काय जीव में पहले वनस्पति काय के 2 भेद किए, प्रत्येक और साधारण, फिर प्रत्येक के 2 भेद किए, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, और साधारण के 2 भेद किए, चतुर्गति निगोद और इतर नित्य निगोद। फिर उसके बादर 6 कैसे हुए? 6 हुए, 6। 1 मिनट, उनको बता दीजिए 6 कैसे करेंगे। पहले 6 के टुकड़े करो आप, जो बीच वाला वनस्पति ना उसके टुकड़े कितने करेंगे? वनस्पति के पहले 4 भेद किए, 42। हाँ, ये हमारे राजू जी ने बहुत अच्छा पकड़ लिया इसको। तो 4 भेद किए, देखो 4 भेद किए। नहीं ऐसे नहीं बोल रहे, जो जैसे राजू जी बोला 42, तो उनका मतलब उनको क्लियर हो गया, हमको बिल्कुल पता चल गया, उनको बिल्कुल क्लियर है। 6 के 42 किए और हम पहले 4 साधारण के लेते हैं, तो साधारण के नित्य निगोद, इतर निगोद, दोनों के सूक्ष्म बादल, इसलिए के 4, और प्रत्येक वनस्पति के उन्होंने कर दिए, प्रत्येक वनस्पति मतलब कि सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित कर दिए, 2 कर दिए। तो 6 के 42 करेंगे तो आपको जो है 400 मिल जाएंगे आपको। ऐसे बोल रही थी मैं भी। 3 पे
3 पर है त्रस काय जीव, तो उसमें विकलेंद्रिय, संगी असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। ठीक है, देखो राजुल जी, ये त्रस के 3 कैसे करेंगे? 3 को अंक में बताइए, हमको अक्षर में नहीं बताना, अंक में बताना। संगी असंगी त्रस के 12। हाँ 12, बहुत पकड़ लिया उन्होंने। राजुल 3 के जब त्रस में 3 है, ये नई चीज है, मतलब अभी मतलब राजुल जी ने अपने को दी है। ये उपभेद हो गए सर, बहुत बढ़िया उपभेद लगा हो गए, है ना? आपको तो क्लास 3 के 12 हो गए, ये हाँ हमने जी। भी नहीं सोचे थे। इसको कहते हैं क्लास में सभी काम मिलकर करना, कि त्रस का 3 है तो उसके 12 हो गए। कैसे 12 हो गए? एक विकलेंद्रिय का हो गया और 2 जो है उसके सकलेंद्रिय के हो गए, इसको बोल दिया 12 कर दिए। ठीक है ना? उपभेद हो गए ना सर, ये है उपभेद हो गए, उपभेद हो गए। उपभेद, भेद, इसको प्रभेद कहो या उपभेद कहो, दोनों सही नाम है। तो इस प्रकार से अपन ने जो भेद किए थे, अब हमारी पहले हमने षटकाय जीव पर घटाए, इस तरह मैंने सारे जीव बना के बनाए ना, 19 भेद बने। 19 के जब पर्याप्त और अपर्याप्त करेंगे तो 38 बन गए, और उन्हीं के जब निवृत्ति पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध अपर्याप्त करेंगे तो 57 भेद हो जाएंगे। क्या बोला मीनाक्षी जी? 3 लाइन हो गई। 19 की पहली लाइन में लिखा, पर्याप्त वाली लाइन लिख दी, तो पर्याप्त की जब हम करेंगे, पर्याप्त और अपर्याप्त 2 भेद कर दिए तो 38 की लाइन हो गई। लेकिन जब तीसरी लाइन करेंगे 57 है। अब वहां पर आचार्य ने पर्याप्त अपर्याप्त शब्द प्रयोग नहीं किया, उन्होंने क्या शब्द प्रयोग किया? निवृत्ति पर्याप्त, निवृत्य पर्याप्त और लब्ध्य पर्याप्त। मीनाक्षी जी आपको बोलना है तीनों नाम, मैं देखना चाहता हूँ सही आप बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते, नहीं तो अपन करेंगे। 3 नाम कैसे बोलेंगे? देखिए, अगर पहले क्या करना है? निवृत्ति पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त। इसमें कोई चक्कर नहीं, अपने को नाम करने में कोई भी वो नहीं है। कैसे बोलेंगे? पहले निवृत्ति पर्याप्त, हाँ, निवृत्ति अपर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त। लब्धि बोल दीजिए आप, लब्ध्य नहीं बोल सकते, लब्धि अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त। हाँ, इसको अगर संधि करके बोलेंगे तो लब्ध्य पर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त और निवृत्ति पर्याप्त। इस प्रकार से 3 प्रकार के भेद करके बताए जी। उसके बाद में उन्होंने एक एक करके समझाना शुरू किया, पृथ्वी काय के शुरू किए, और पृथ्वी काय के हम जो है यहाँ पर जीव समाज को पढ़ रहे थे। आचार्य ने पृथ्वी काय के बाद में किसका नंबर आता है? जल काय का आता है, फिर अग्नि, वायु और वनस्पति। उनके लगाए नहीं, लेकिन लगाने के हमको नियम बताए, वो नियम का हम वासना करेंगे और इसको आपको पढ़ना आगे। चलिए, कहाँ पढ़ लेंगे? ये नियम कहाँ से लिखे हैं? पेज नंबर, हाँ यहाँ से 221 टेबल के ऊपर अपकायिक का मतलब होता है जल कायिक। पढ़ेंगे आशा बहन? अपकायिक जीवों के आलाप लगाने पर 221 टेबल के ऊपर। पेज नंबर बता दीजिए पंडित जी। पेज नंबर बता देते हैं हम आपको। पेज नंबर पीडीएफ 610, बुक का 610 है, बुक का 610, पीडीएफ का 294, और उसका लास्ट टेबल के ऊपर 221 टेबल के ऊपर बादर पृथ्वी काय जीव के ऊपर। चलो, जिसके पास खुला पढ़िए, अशोका जी आप पढ़िए। अपकायिक जीवों, अपकायिक जीवों के आलाप पृथ्वी कायिक जीवों के आलापों के समान समझना चाहिए। विशेष बात यह है कि सामान्य आलाप कहते समय पृथ्वी कायिक के स्थान पर अपकायिक और लेश्या आलाप कहते समय द्रव्य से अपर्याप्त काल में कापोत और शुक्ल लेश्याएं और पर्याप्त काल में स्फटिक वर्ण वाली अर्थात शुक्ल लेश्या कहना चाहिए। उन्हीं सूक्ष्म अपकायिक जीवों के पर्याप्त काल में द्रव्य से कापोत लेश्या कहना चाहिए तथा बादर कायिक जीवों के स्फटिक वर्ण वाली शुक्ल लेश्या कहना चाहिए, क्योंकि घनोदधिवात और घन वलयवात द्वारा आकाश से गिरे हुए पानी का धवल वर्ण देखा जाता है। यहाँ पर कितने ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि धवल, कृष्ण, पीत, रक्त और अताम्र वर्ण का पानी देखा जाने से पानी धवल वर्ण ही होता है। ऐसा कहना नहीं बनता है, परंतु उनका कहना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि आधारभूत भूमि की मिट्टी के संयोग से जल में अनेक वर्ण का व्यवहार देखा जाता है, किंतु जल का स्वाभाविक वर्ण धवल ही है। रुकेंगे जी। कौन समझाएगा इसको? पहले तो आचार्य ने क्या कहा, पहली लाइन में क्या कहा कि जिस प्रकार से हमने पृथ्वी काय के जीव समास लगाए हैं, उसी तरह से अपकाय मतलब जल काय के भी जीव समास लगा लेना चाहिए। कैसे लगा लेना चाहिए? कि सामान्य जल का एक सामान्य का लगाएंगे, बिना पर्याप्त अपर्याप्त का भेद किए, बिना सूक्ष्म और बादर का भेद किए हुए, उसको भेद करके लगा देंगे, और फिर भेद करके अलग अलग करके लगा लेंगे। लेकिन विशेषता ही है, लेकिन क्या कोई विशेष बात में डिफरेंस क्या है? प्राकृत में जिसको बोलते हैं नवरी,
अपने क्या बोलते हैं नवरी, प्राकृत में एक शब्द आता है नवरी। नवरी मतलब विशेष बात यह है, अपन नवरी, नवरी का मतलब होता है जो खाली होता है ना, वो तो नवरी बैठी तकी है, मतलब खाली है। लेकिन ये प्राकृत में नवरी का मतलब होता है कि विशेष बात यह है ना। आपके चलता है क्या अशोका जी नवरी? मंजुला जी क्या चलता है नवरी? नवरी नवरी है ना, वहां तो नवरीज बैठी तकी है, मतलब नवरी मतलब खाली पीठी बैठी है। प्राकृत में नवरी का मतलब क्या होता है? विशेष बात है। क्या विशेष बात है? कि अपन पृथ्वी काय के जीव समास लगाए, अब हम जल काय के लगा रहे हैं, तो उसमें जो खास बात ध्यान रखने की है वह बात बताएंगे। अब वो खास बात के कितने पॉइंट है? खास बात के 2 पॉइंट है। एक पॉइंट क्या है? जीव समास को लेकर। किसको लेकर? जीव समास और काय को लेकर। अपने होते ना कौन सी गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण। आगे क्या लिखते हैं? गति, इंद्रिय, काय। तो यहाँ पर पूरा जब से काय मार्गना शुरू हुई है तो काय और जीव समास में विशेषता है। एक तो ये स्थान हो गया। एक स्थान कौन सा ले लिया? दोनों का एक ही संबंध है, काय और जीव समास का, काय और जीव समास का। दूसरा है लेशा को लेकर। दूसरा किसको है? लेशा। यह मुख्य रूप से कहें कि इनके समास लगाने में सब में समानता है। अंतर कहाँ पड़ेगा? जीव समास में अंतर पड़ेगा और लेशा में अंतर पड़ेगा। वो आचार्य हमको एक एक कर कर बता रहे हैं। तो लेशा में क्या होता है? द्रव्य लेशा भी बात करेंगे और भाव लेशा भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे द्रव्य लेशा और भाव लेशा में 2 तरह से अंतर होता है। एक तरह से अंतर होता है सूक्ष्म है या बादर है, दूसरा अंतर होता है पर्याप्त है अपर्याप्त। फिर से रिपीट करता हूं, रूल क्या बन रहे हैं अपने को? अपन अब षटकाय में अलग अलग आलाप लगा रहे हैं। आचार्य ने पहले षटकाय में सामान्य लगाया, फिर पृथ्वी काय में लगाकर आपको बताया। अब जल, अग्नि, कौन से बचे अपने? जल, अग्नि और वायु 3 बचे हैं। तो आचार्य क्या कहने वाले कि इन 3 में लगाने के तरीके वही है जो पृथ्वी काय में लगाए, लेकिन अंतर कहां पर होगा? जीव समास में अंतर होगा। दूसरा अंतर क्या होगा? लेशा में अंतर। लेशा में अंतर 2 प्रकार से होगा। एक प्रकार से अंतर तुम जानते हैं कि पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था वाला अंतर। दूसरा अंतर किसको है? द्रव्य लेशा को लेकर और भाव लेशा को लेकर अंतर। ये अंतर है। अब यहाँ पर इन्होंने अभी जो आपने पढ़ा, अपने जो वाचना की है, इसको फिर से जो है किरण जी भाई साहब पढ़ने वाले हैं और मैं फिर आपसे पूछूंगा कि क्या अंतर बता रहे हैं। अब कायिक जीव का पढ़ना है किरण जी भाई साहब, फिर से पढ़ना है। अब कायिक जीवों का जी मैं पढ़ दूं? नहीं, 1 मिनट रुक जाइए ना, उनको भी अब कायिक जीवों के आलाप पृथ्वी कायिक जीवों के आलाप के समान समझना चाहिए। अब कायिक जीवों के आलाप पृथ्वी कायिक जीवों के आलाप उनके समान समझना चाहिए। विशेष बात यह है कि सामान्य आलाप करते समय पृथ्वी कायिक स्थान पर अपकायिक और लेशा आलाप करते समय द्रव्य से अपर्याप्त काल में कापोत और शुक्ल लेशाएं और पर्याप्त काल में स्फटिक वर्ण वाली अर्थात शुक्ल लेशा कहना चाहिए। उन्हीं सूक्ष्म अपकायी जीवों के पर्याप्त काल में द्रव्य से कापोत लेशा कहना चाहिए तथा बादरकायी जीवों के स्फटिक वर्ण वाली शुक्ल लेशा कहना चाहिए, क्योंकि घनोदधिवात और घन वलयवात द्वारा आकाश से गिरे हुए पानी का धवल वर्ण देखा जाता है। यहाँ पर कितने आचार्य ऐसा कहते कि धवल, कृष्ण, पीत, रक्त और आताम्र वर्ण का पानी देखा जाने से पानी धवल वर्ण ही होता है। ऐसा करना नहीं बनता है, परंतु उनका कहना संगत नहीं है, क्योंकि आधारभूत भूमि के मिट्टी के सहयोग से जल में अनेक वर्ण का व्यवहार देखा जाता है, किंतु जल का स्वाभाविक वर्ण धवल ही है। रुकेंगे यहाँ पर मैं 2 ही बात बताई। एक तो जीव समास और काय मार्गणा में क्या अंतर पड़ेगा, दूसरा लेशा में क्या अंतर पड़ेगा। लेशा के रूल अपन समझेंगे, याद करेंगे और समझेंगे विषय। लेकिन लेशा में अंतिम बात किसकी चल रही है यहाँ पर? अपकाई मतलब जल का एक जीव की चल रही है। और जल का एक जीव में आप लोगों ने बचपन में 1-2 लाइन जरूर सुनी होगी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जैसा मिले उसमें रंग क्या था? किसी को याद है क्या? पानी, अरे पानी रे पानी, क्या किसने सुना है क्या? मुझे याद है, 2 लाइन है वो।
हाँ, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। देखो पहले एक एक करके बोलेंगे तब अपने को उसमें यही लिखा है। देखो बताओ, फिर से बोल रहे हैं आपको। एक जब कोई बोलने लगे ना तो आप या तो आप हाथ खड़ा कर लीजिए, आप बोल रहे हैं, सबको सुनाइए। प्रवीणा जी, पानी रे पानी बोलो, बोलिए। पानी पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। बस इतना ही आता है। बहुत बढ़िया। ये मीनाक्षी जी बोल रहे थे, मीनाक्षी बोलो। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें लगा मिला दो लगे उस जैसा। तो लाल रंग मिला देंगे तो कैसा हो जाएगा? लाल। और ये हमने कहा था ब्लैक सी होता है, आपने सुना होगा, अपने आता ब्लैक सी, वहां का वाटर ब्लैक हो गया, तो उसमें उनमें काला रंग मिला दिया क्या? अच्छा, ये गंगा और यमुना, यमुना का पानी अलग होता है। दिल्ली के पास में आप लोग यमुना, दिल्ली वाले बहुत है यहाँ पर, यमुना का पानी कैसा होता है? गंगा और यमुना पानी अलग अलग है कि नहीं है? मटमैला है। तो कितने ही आचार्य कहते हैं कि पानी के अंदर जो ना, आप सफेद रंग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने तो यमुना का पानी देखा है, हमने ब्लैक सी देखा है, हमने तो, और हमारे प्रवीणा जी और मीनाक्षी जी ने अभी गाना भी सुनाया है कि जैसा रंग मिला तो वैसा होता है। तो आपको तो वैसा ही कहना चाहिए। पानी का जो है केवल सफेद रंग, हर रंग कहना चाहिए कि हमको देखने में आता है। उधर अलग अलग समुद्र के पानी भी है। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो पृथ्वी के कारण जैसा मिल जाता है इसलिए उसके कारण रंग होता है। पानी का रंग तो श्वेत ही होता है। ये बात अंत की 2 लाइन में पढ़ी है। क्या पढ़ी? अंत की 2 लाइन में पढ़ी। ये सबको स्पष्ट हो गया? ये तो बिल्कुल है ना। तो ये बोलो, कितने आचार्य बोलते अलग अलग रंग का है, लेकिन वो बोलते कि आधार पर भूमि की मिट्टी के संयोग से जल अनेक प्रकार का वर्ण का व्यवहार देखा जाता है, किंतु जल स्वाभाविक वर्ण धवल ही है। तो निश्चय से पानी का रंग धवल है, और जैसा मिट्टी का होता है। जैसे अपने वाटर टैंक साफ नहीं हो तो पानी क्या था? गंदा आता। अपने लगता गंदा, अपन देख के बोलते पानी गंदा हो गया। वो गंदा क्या होगा? उसके अंदर मिट्टी है, और जब मिट्टी नहीं होती तो वही टैंक साफ हो जाए तो क्या होता है? बरसात में पानी मिट्टी मिला हो तो कैसा होता है? गंदा हो जाता है। ऊपर वाला नहीं बोल रहा हूँ, वो तो बहुत अच्छा होता है। तो जैसा पृथ्वी का आधार होता है वैसा वर्ण हो जाता है। एक बात तो आचार्य ने ये बताया, लेकिन उसके पहले आचार्य ने नियम बताए। उसमें जो बताया किसके? लेशा संबंधित नियम बताए। लेशा संबंधित नियम 2 प्रकार के। एक है पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था को लेके ही मुख्य रूप से, कि पर्याप्त और अपर्याप्त, जब भी हम अपर्याप्त अवस्था बताते हैं तो हम भाव से केवल 2 ही लेशा लगाते हैं, और वो नियम हर जगह हमको याद भी। कौन सी भाव लेशा के 2 नियम? कि जब तक कार्बन का योग होता है तब तक कौन सा होता है? कस्तूरी जी, कस्तूरी जी पूछा मैंने, कस्तूरी कौन सा होता है? कार्बन का योग होता है, हाँ, शुक्ल लेशा। और जब वो आहारक हो जाता है उसका मिश्र का योग होता है। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। जब मिश्र का योग होता है तब वो कापोत हो जाता है। ये बात तो हर जगह लगेगी। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि पर्याप्त अवस्था में कैसा होता पानी का? तो पानी का रंग यहाँ पर पर्याप्त अवस्था में भाव लेशा से क्या बताया गया? शुक्ल बताया गया। किसके बताया गया? शुक्ल धवल वर्ण का बताया गया। ये आपको पेज नंबर 611 की पहली लाइन में लिखा है। पर्याप्त काल में स्फटिक वर्ण वाली अर्थात शुक्ल लेशा कहना चाहिए। अभी पढ़ा ना भाई साहब ने, पढ़ा ये किसमें? पर्याप्त काल में। ये बात इन्होंने बताई। लेकिन अगर सूक्ष्म जलकाई की बात करेंगे तो सूक्ष्म जलकाई के पर्याप्त काल में ये कौन सा हुआ? द्रव्य से कापोत लेशा कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? द्रव्य से कापोत लेशा कहना चाहिए। बराबर आ गई? तो द्रव्य से, इसका एक रूल क्या है कि सूक्ष्म जीवों के पर्याप्त काल में केवल कापोत लेशा ही होती है। नोट कर लिया? कापोत और शुक्ल भी बोल रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कापोत और शुक्ल लेशा है। सूक्ष्म की बात है, मैं सूक्ष्म जीव की बात कर रहा हूँ। बाकी की तो सामान्य से जब भेद नहीं करेंगे सूक्ष्म और बादर का, तब बात अलग हो जाएगी। अभी मैं भेद करके बता रहा हूँ। क्या भेद करना है? सूक्ष्म और बादर। और ये लाइन नोट कर कर आगे सब जगह देखेंगे, अपन पढ़ेंगे। सूक्ष्म के पर्याप्त काल में केवल द्रव्य से कापोत लेशा होती है। द्रव्य से बात कर रहे हैं। अभी तक अपन क्या कह रहे थे
कि सभी जगह अपर्याप्त काल में द्रव्य से मिश्र का योग में कापोत होती है और कार्बन का योग में शुक्ल होती है। ये कब पढ़ रहे थे अपन? अपर्याप्त अवस्था में। आज यहाँ पर क्या नियम हमको हम लर्न कर रहे हैं? पर्याप्त काल में सूक्ष्म जीवों की द्रव्य से केवल कापोत द्रव्य लेशा की बात कर रहे हैं, भाव की नहीं कर रहे हैं, द्रव्य लेशा की बात कर रहे हैं, इसकी सूक्ष्म की जी, ठीक है ना। और ये देखो बाकी सबके कौन सी कही है कि जो पर्याप्त काल में प्राणी का होता है, जैसे चंदा प्रभु भगवान का रंग कैसा था? सफेद था, वो उनके शरीर का रंग था। तो पानी के शरीर का रंग अगर बादर है, पर्याप्त काल में है, तो यह लिखा है स्फटिक वर्ण वाली शुक्ल लेशा कहनी चाहिए। ये कहां पर लिखा है? पेज नंबर 610 की लास्ट लाइन से ही बात चलती है। क्या चलता है? लेशा आलाप कहने पर द्रव्य से अपर्याप्त काल में कापोत और शुक्ल लेशा। हो गया क्लियर सबको? और पर्याप्त काल में स्फटिक अर्थात शुक्ल लेशा कहना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं? द्रव्य से, पर्याप्त काल में और अपर्याप्त काल। लेकिन स्पेशल विशेषता क्या है? उन्हीं मतलब उन्हीं जलकायिक जीवों के पर्याप्त काल में, किसके? सूक्ष्म के पर्याप्त काल में द्रव्य से कापोत लेशा कहना चाहिए। आपने सूक्ष्म की बात बता दी, तो बादर की बात भी तो बताई है। तो बताते आचार्य बादर कायिक जीवों के स्फटिक मणि शुक्ल लेशा कहना चाहिए, क्योंकि देखो बादर कायिक के क्या कह रहे हैं? द्रव्य लेशा स्फटिक मणि शुक्लेशा कहना चाहिए। कारण बता रहे हैं। यहाँ पर 3 वात वलय के नाम दिया जा रहा है, घनोदधि वात वलय, घन वात वलय। उदधि कहते हैं पानी को, समुद्र को, उदधि पानी। ममता जी जरा म्यूट कर लीजिए, ममता जी आपका डिस्टरबेंस आ रहा है बहुत। उदधि तो घनोदधि वात वलय और घन वात वलय में पानी जो आकाश से घिरे हुए पानी का धवल वर्ण होता है, ये बात इन्होंने बताई है। तो पानी का कौन सा कारण बताया? स्फटिक वर्ण वाला। पर्याप्त अवस्था में द्रव्य से वही लेना है, लेकिन 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 सूक्ष्म के अंदर कापोत द्रव्य से पर्याप्त काल में लेना। इतनी बात हमने यहाँ पर विशेषता देखी। चलिए आगे का पढ़ना है विमल जी भाई साहब, किरण जी भाई साहब। इस प्रकार बादल एक बात और आई है इसमें, हाँ। एक बात और आई है हाँ। कि धनुदधि वात वाले और धनवात वाले द्वारा आकाश से पानी गिरता है, ये मैंने पहली बार सुना है। तो ये अब देखिए धवला जी पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी बातें अपने को पहली बार ही मिलेगी, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी बातें। ये पानी वहीं से गिरता है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, अपने जहां जहां पर गिरता हो ऐसा नहीं है कि अपन वहां से पानी आ रहा है। नहीं तो अपने को वहां पर से तो भगवान की रोज प्रेयर करनी पड़ेगी, पानी बरसाओ और पानी। और अपन तो बोलते हैं कि पानी बाबा आ जाए, काकड़ी भुट्टा ला जाए। नहीं वो अलग होती है महाराष्ट्र, वो बात अलग है। अपनी बात जो ना ये बताया गया, जिसे बताऊं मैं आपको, चंद्रकांत मणि होती है और सूर्यकांत मणि का नाम सुना आपने? चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि का मणि मालूम है क्या है? जो चौथे काल के पुण्यशाली मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला होते हैं ना, उनके ऐसी तो था नहीं उस जमाने में। भाई आजकल तो अगर बड़े बड़े हैं, मतलब अंबानी ग्रुप है, टाटा है, बिरला है, तो बड़े बड़े एयर कंडीशनर लगा देंगे, सारा एयर कर देंगे, सब कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन उस समय जो पुण्यशाली थी गर्मी तो पड़ती थी, तो उनका कैसे चंद्रकांत मणि, दिन में सूर्यकांत मणि। चंद्रकांत मणि क्या होती मालूम है? ठंडक देने के लिए। रात में चंद्रमा की कीड़ा करे तो पानी निकलता है उसमें से, चंद्रमा को देख के। तो आप देखेंगे हमारे बेडशीट भी गीली हो जाती है। नहीं 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 नहीं, जैसे घर के अंदर कूलर में थोड़ा सा वो पानी जाता धीरे 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 मिस होता रहता ना, ऐसे चंद्रकांत मणि से इतना ही पानी निकलता है कि घर के अंदर चक्रवर्ती का रूम रात में एयर कंडीशन। अब आप ये मत करना कि हम तो एयर कंडीशन 16 डिग्री 15 डिग्री 14 करने हैं, वो कैसे कम ज्यादा करता होगा, वो तो आपको चक्रवर्ती से पूछना पड़ेगा, या चक्रवर्ती बनेंगे तब पता चल जाएगा। अभी मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि पुण्य के प्रभाव से आजकल, अच्छा आप कहेंगे पैसा तो बहुत है लोगों के पास में, तो खरीद लीजिए ममता जी दोषी चंद्रकांत मणि लाकर हमको भी दे दीजिए। मिलती नहीं है, सिर्फ हमको जिनवाणी की पुस्तक में मिलती है चंद्रकांत मणि। कहाँ मिलती है चंद्रकांत मणि? कहाँ मिलती है? कौन से माल में मिलती है? जिनवाणी में मिलती है। अपने को पढ़ने में आता है, अपने को नहीं मिलते हैं ये चंद्रकांत मणि होती है। ये तो सिर्फ पढ़ने की बात होती है, लेकिन होती थी। पुण्य के उदय से उस जाति का पुण्य नहीं रहा, तो उस जाति का पुण्य होता है। बड़े बड़े शलाका पुरुष, ये तो महान पुरुष होते हैं। तरह से शलाका पुरुष 169 भी आते हैं, अन्य सबको ले ले तो, मतलब कामदेव वगैरह को, नारद को वगैरह ले ले, रुद्र वगैरह को। तो
वो बात थी। तो पानी गिरता है तो मतलब पानी की बूंद निकलती है, इसको कहते हैं कि पानी की बूंद निकलती है, इतना से बताया, ठीक है ना। लेकिन ऐसा मत सोचना कि कल आप अपना नल बंद करके ऊपर से गंदवा तो लेकर पानी आएगा तभी पिएंगे, ऐसा नियम मत ले लेना, ठीक है। चलिए आगे क्या पढ़ेंगे, पढ़िए किरण जी भाई साहब। इस प्रकार बादर अपकाई जीवों के भी सामान्य, पर्याप्त, अपर्याप्त ये 3 आलाप करना चाहिए। विशेष बात यह है कि उनके पर्याप्त काल में द्रव्य से एक स्फटिक वर्ण वाली शुक्ल शई होती है। इसके सिवाय अन्य पृथ्वीकाई के आलापों से अपकाई के अन्य आलापों में और कोई विशेषता नहीं है। इसी प्रकार बादर अपकाई निवृत्ति पर्याप्त तक जीवों के उक्त 3 आलाप कहना चाहिए। बादर अपकायिक लब्ध पर्याप्त जीवों के आलाप अपकायिक निवृत्ति पर्याप्त तक जीवों के आलाप के समान समझना चाहिए। सूक्ष्म अपकायी जीवों के आलाप सूक्ष्म पृथ्वीकाई जीवों के आलाप के समान होते हैं। सूक्ष्म अपकायिक निवृत्ति पर्याप्त तक, सूक्ष्म अपकायिक निवृत्ति पर्याप्त तक और सूक्ष्म अपकायिक लब्ध पर्याप्त जीवों के आलाप सूक्ष्म पृथ्वीकाई जीवों के पर्याप्त और अपर्याप्त आलाप के समान जानना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है आप लोगों को कि कितने कितने शब्द आ गए, कितनी कितनी टेबल हो गई है। अपन ने जो ग्रुप बनाया था ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु, और वायु का 4 का एक ग्रुप बनाया था। पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का 4 का एक ग्रुप बनाया था ना, और अपन कहते थे 4 दूनी 8 हो गए, याद है ना, सूक्ष्म और बादर की है। अब ये क्या कह रहे हैं, 8 के फिर अगर करेंगे, कैसे करेंगे, पर्याप्त अपर्याप्त करेंगे तो 16 हो जाएंगे, और 8 के निवृत्ति पर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त करेंगे तो 24 हो जाएंगे। लेकिन यह 24 की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो 4 के 24 थे, तो एक के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। क्योंकि कैसे, तो वो उन्होंने बताया, एक तो बिना भेद किए सूक्ष्म और बादर का भेद किए हुए, एक तो हो गया। फिर सूक्ष्म के भेद कर दिए, पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर के भेद कर दिए, पर्याप्त और पर्याप्त, और फिर इन्हीं के 3 भेद कर दिए। कौन से 3 भेद कर दिए, निवृत्ति पर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। इस प्रकार से अलग टेबल बनाएंगे। फिर बोलते हैं कि जो सूक्ष्म की टेबल है वो सूक्ष्म पृथ्वी के बराबर है, जो बादर की टेबल है, बादर जलकाय की टेबल है, वो बादर पृथ्वीकाय के बराबर है, और जो सामान्य की टेबल है वो सामान्य के बराबर है। फिर से रिपीट करूं, यही चीज इसमें बताई है कि अपन जो लेते थे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 दूनी 8 है। अब 4 दूनी 8 नहीं करना है, अभी कहना है यहाँ पर क्या करना है कि जलकाय की बात कर रहे थे, जलकाय के अपकाय के 2 भेद, सूक्ष्म और बादर, है ना, उनके 2 ही भेद लेने हैं, यहाँ पर 2 ले लिए। अब 2 के कैसे करेंगे, सामान्य लाभ करेंगे, पर्याप्त करेंगे, अपर्याप्त करेंगे। फिर कैसे करेंगे, वो सामान्य ही करेंगे, लेकिन निवृत्ति पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त, वो 3 वाले भेद थे ना, और लब्ध पर्याप्त। इस प्रकार से अलग अलग टेबल बना लेने, सूक्ष्म की अलग बनेगी और बादर की अलग बनेगी, ठीक है। कोई अंतर नहीं जो पहले देखा था। और स्पष्ट यही बात फिर रिपीट करने वाले हैं, हम पढ़ेंगे। अब तेज कायिक का पढ़ लेते हैं। हाँ, अब कौन पढ़ेगा, अब अशोका जी पढ़ लीजिए। तेज कायिक जीवों के, अशोका जी। तेजस कायिक जीवों के और उन्हीं पर्याप्तक अपर्याप्तक जीवों के, बादल तेजस कायिक जीवों के और उन्हीं बादल तेजस कायिक पर्याप्त और अपर्याप्तक जीवों के, उन्हीं पर्याप्त नामकरण के। देखो पहले तेज कायिक का अर्थ क्या होता है, अग्नि। क्या होता है, अग्नि। ये क्या बता रहे हैं, तेजस्काई जीवों के और उन्हीं के पर्याप्तक और अपर्याप्तक, मतलब पहला बोल लगाया। पहला तेजस्काई जीवों के का मतलब सामान्य आलाप लगाया, फिर दूसरा का उन्हीं के पर्याप्त मतलब पर्याप्त वाला आलाप लगाया, फिर उन्हीं के अपर्याप्त मतलब उन्हीं के अपर्याप्तक लगाया। यह 3 लाइन लिखा ना पहले का, तेजस्काई के जीवों के, यानी तेजस्काई जीवों के सामान्य के। सामान्य का क्या मतलब हुआ ममता जी दोषी, न सूक्ष्म बादर का भेद किया, न पर्याप्त अपर्याप्त का भेद किया, कोई भेद नहीं किया, सामान्य किया। फिर उन्हीं के पर्याप्त मतलब क्या किया कि तेजस्काई जीवों के पर्याप्तक अर्थात तेजकाई जीव सूक्ष्म भी होते हैं, बादर भी होते हैं, और लब्ध पर्याप्त भी होते हैं, निवृत्त पर्याप्त, वो भेद नहीं किया, केवल पर्याप्तक के ले लिए। और फिर अपर्याप्तक मतलब लब्धि अपर्याप्तक है कि निवृत्ति पर्याप्त, ये भेद नहीं किया। पहले ये 3 टेबल बना दी। अब कॉमा देकर क्या लिखते हैं, बादर तेजकाई जीवों के और उन्हीं के बादर तेजकाई जीव के पर्याप्तक अपर्याप्तक जीवों के, मतलब अब क्या लेना उन्होंने, पर्याप्तक अपर्याप्तक जीव। मतलब अब उन्होंने ये क्या किया, पहले तो क्या था सामान्य बादर, वो बादर सूक्ष्म का भेद नहीं किया था,
अब दूसरी लाइन में कॉमा से क्या कर रहे हैं, बादर की बात कर रहे हैं, तो बादर का सामान्य लिया, पहले बादर और सूक्ष्म का भेद नहीं करके तेज का ही सामान्य लिया था, उसकी 3 टेबल बन गई। अब तेज का ही मतलब उन्हीं अग्निकायी जीवों के बादर का ले रहे हैं, तो बादर की भी 3 टेबल बन जाएगी, बादर तेज का एक सामान्य, बादर तेज का एक पर्याप्त, बादर तेज का एक अपर्याप्त। ठीक है ना, अब समझा ना। फिर उन्हीं के, तो आचार्य कितना भेद करके समझा रहे, उन्हीं के पर्याप्त नाम कर्म के, लोगों ये तो और ज्यादा हो गए, पर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले तेजस के जीवों के और उन्हीं के पर्याप्त अपर्याप्त के भेदों से, ये बोला था ना। अब कह रहे हैं कि जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है और उनकी पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था है। फिर दूसरा क्या बोलेंगे, तथा बादर तेज का जीव के लब्ध अपर्याप्त के, मतलब जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है उनके आलाप कहने पड़े, उन्हीं के पर्याप्त अपर्याप्त भेदों के, बादर अपकाई जीवों के और उन्हीं के पर्याप्त भेदों के, उन्हीं पर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले अपकाई जीवों के और उन्हीं के पर्याप्त अपर्याप्त भेदों के तथा बादर अपकाई लब्ध पर्याप्त जीवों के आलाप को समान यथाक्रम से, देखो कोई चिंता मत करना, एक क्रम से लिखने बैठ जाना, सब समझ में आ जाएगा। हम बार बार आपको बोल रहे हैं लेकिन वही चीज है, ठीक है ना। ये आचार्य ने बोला, ये बात पहले वो समझा चुके। हाँ आप बोलिए, बिल्कुल हम सुनेंगे जी। आज तो आप ही लोगों को क्लास लेना है, आज तो हमारे राजू जी ने बहुत अच्छी क्लास ली जी। इन्होंने अपकायिक जीवों के बारे में पहले सामान्य से पर्याप्त और अपर्याप्त की 3 टेबल बनेंगी जी। फिर उन्होंने अपकायिक जीवों की सूक्ष्म बादर के भेद करके उनकी पर्याप्त और अपर्याप्त की टेबल बनेगी। फिर उसकी टेबल बनेगी, जैसे बादर सूक्ष्म की पर्याप्त के लिए है तो उसकी निवृत्ति पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त की 3 टेबल बनेंगी। और सूक्ष्म की अपर्याप्त स्थिति में निवृत्ति पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक की 3 टेबल बनेंगी। हाँ, आपने समझ लिया है, लेकिन अपने को कैसे समझना है, आपको याद है पहले एक अपन विषय पढ़ चुके हैं जहां लिखा है कि गोमट सार में पृथ्वी के 2 भेद किए हैं, लेकिन वीरसेन आचार्य ने इस तरह से भेद किए। फिर बोला कि पहले पक्ष में 3, दूसरे में 3, उसका कॉमन है। इस तरह से यहाँ बढ़ गए। अपने को समझना क्या है, एक भेद बिना बादर और सूक्ष्म के किए हुए सामान्य किया, उसके 3 टेबल बन गए। जैसे अपन ने लिखा अग्निकाय जीव सामान्य, तो उसके 3 टेबल बन गए। कौन से बन गए, अग्निकाय जीव सामान्य, अग्निकाय जीव पर्याप्त सामान्य के, और ये इसमें हमने वो भेद नहीं किया सूक्ष्म बादर, 3 टेबल ही बन गए। फिर बादर पर आएंगे तो अग्निकाय बादर सामान्य, अग्निकाय बादर पर्याप्त, अग्निकाय बादर अपर्याप्त। फिर सूक्ष्म क्या जाएंगे, सूक्ष्म अग्निकाय सामान्य, सूक्ष्म अग्निकाय पर्याप्त, ये तो बन गई 9 टेबल। अब ये क्या कहते हैं कि अपर्याप्त के भी आपको टेबल बना लेने चाहिए, क्योंकि जो निवृत्ति पर्याप्त को अपन कहते हैं ना, वो पर्याप्त और इस पर्याप्त में कोई अंतर नहीं है। अंतर आगे किसका अंतर आता है, केवल अपर्याप्तक में अंतर आता है। तो अपर्याप्त में क्या अंतर होता है, अपर्याप्तक सामान्य, अर्थात ये भेद नहीं करेंगे कि उसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है कि अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, उसके अपर्याप्त अवस्था है। फिर क्या करेंगे कि उसकी जो है उसी के लब्धि पर्याप्त की अलग टेबल बनाएंगे और निवृत्त पर्याप्त की एक टेबल बनाएंगे। ये अंतर कर दिया। तो इस प्रकार से अपर्याप्त की एक टेबल बनने से पूरा हो जाएगा। मीनाक्षी जी स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? जी जी। क्योंकि कई टेबल कॉमन हो जाता, अगर आपको हो तो पेज नंबर पहले अपन पढ़ चुके हैं, वो जहां पर आया था गोमट साहब जी में बताया था, मैं बता देता हूँ आपको, तो फिर से अपन पढ़ सकते हैं बाद में, आज नहीं पढ़ेंगे, कभी जब समय होगा आप लोग पहले पढ़ लेना। ये मैं पेज नंबर आ चुका है पहले, ठीक है ना, जहां पर आया था गोमट साहब जी में ये बताया है, और हमारे को यहाँ पर जो प्रकरण उसका है, तो उस चीज को अपने को ध्यान में रख लेने का। 107 पेज गोमट सार के कौन सा पेज है? हाँ ये 607 पेज, 607 पेज पर फिर आचार्य ने भी बोला कि उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अपन निवृत्ति पर्याप्त का कहे या पर्याप्त का कहे, उसके टेबल में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि दोनों के पर्याप्त नाम कर्म का उदय है और वो वैसा कैसा होगा। इसलिए वो टेबल सिर्फ नाम का ही चेंज हुआ। क्या हुआ कि आपने एक बार उसको कह दिया पर्याप्त और दूसरे कह दिया आपने निवृत्ति पर्याप्त, तो अंतर नहीं होता। इसलिए अपन ने यह समझ लिया।
अब आगे का आपको पढ़ना है, कहाँ पर पढ़ेंगे? विमल जी भाई साहब तैयार हो जाइए। पंडित जी एक बात, मतलब ये सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त की टेबल बनेगी, सामान्य की बनेगी और फिर पर्याप्त और अपर्याप्त की बनेगी, फिर उसमें निवृत्त, निवृत्ति और ये लब्ध पर्याप्त, ये 3 टेबल जब बनेगी। अपन ने क्या? अपर्याप्त ये नहीं कह दिया मुझे- ना, अपन ने अपर्याप्त कह दिया, हाँ तो अपर्याप्त तो 2 अवस्था में होती है, एक जिसके हाँ। पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, एक जिसके अपर्याप्त अपर्याप्त नाम नाम कर्म कर्म का का उदय। जिसके अपर्याप्त नाम कर्म नाम का कर्म उदय है वो उसको लब्ध बोलते हैं पर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त वाली टेबल, अपर्याप्त। हाँ जी, और जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है उसको लेकिन बोलते हैं पर्याप्त नहीं है। निवृत्ति अपर्याप्त। पर्याप्त अभी आप जी, उसको संधि मत करो, निवृत्ति अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त, पर्याप्त आपको जी। कोई गलती नहीं है, कहीं आप बिल्कुल नहीं डरे। अगर अपने को बोलने में असुविधा हो रही है तो अपन दोनों तरह से बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? लब्धि अपर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त। अशुद्ध बोलने से तो पहले ये करें, फिर अपने को ध्यान रखना चाहिए कि कैसे संधि हुई है, कि ई की मात्रा और अ की मात्रा बोलकर य हो गया। लब्धि में से करना लब्ध्य पर्याप्त, लब्ध्य पर्याप्त या लब्धि अपर्याप्त। ठीक है, हम आगे पढ़ लें, आप लोगों की परमिशन, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना चाहिए जी। आप लोगों की परमिशन लेके चलिए आगे बढ़िए। विमल जी भाई साहब जरा पढ़ना आ गया। विमल जी नहीं है, किरण जी भाई साहब तेजस्काई वाले विशेष तेजस्काई से पढ़ना है। तेजस्काई योग के आलाप अपकाई योग के आलापों के समान होते हैं। इस बात के ध्वनित करने के लिए मूल में इव या सदृश ऐसा कोई पाठ नहीं दिया है, परंतु पहले अपकाई योग के संपूर्ण भेद प्रबोधन के आलाप को आए हैं और यहाँ तेजस्काई योग के आलापों के कथन करने का प्रकरण है। इसलिए प्रकृति में तेजस्काई योग के भेद प्रबोधन के आलाप अपकाई योग के भेद प्रबोधन के आलाप के समान बतलाए है, यही समझना चाहिए। मूल में आए हुए जहा कमेणम पद से भी इसी कथन की पुष्टि होती है। 2 शब्द बोला उन्होंने, एक बोला जहां कमेंट पहले आया है, वो पहला इव या सदृश। ये इव सदृश कहाँ आता है? रत्नकरण शावकाचार में जब बोले तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है, जैसे पढ़ाओ रत्नकरण शावकाचार की 11वें नंबर की गाथा है, वो श्लोक है 11वें नंबर का, तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं। वहां पर ये इव और सदृश सब आया है ना, तो कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आप ये बोल रहे हो कि तेज काय की जीव के जल काय के समान लगा लेना, तो ये शब्द तो नहीं आया है। तो आचार्य ने बोला कि हमने उसको ग्रहण कर लिया है कि जैसे वहां भेद प्रभेद है उसी प्रकार से यहाँ पर भी भेद प्रभेद को ग्रहण करना। एक बात तो बताई, और दूसरे बात बताया कि यथाक्रम में कि क्रम ही चल रहा है, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, और इन चारों के भेदों में वो कोई आलाप के संख्या में और भेद प्रभेद में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, केवल उनके नामों में अंतर पड़ेगा और लेशाओं में अंतर पड़ेगा, जिसकी बात हम पहले बता चुके हैं। ये बात मूल पाठ में नहीं है, विशेषार्थ में जिन्होंने हिंदी ट्रांसलेशन किया है उन लोगों ने हमारी सुविधा के लिए बताया। आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमने देख कर कि पहले पृथ्वी काय की बात थी, फिर जल की थी, फिर अग्नि की बात थी। अब आगे की पढ़ लेते हैं, किरण जी भाई साहब पढ़िए। विशेष बात यह है कि तेजस्काई योग के द्रव्य से कापोत, शुक्ल और तपनीय लेशा होती है तथा उन्हीं पर्याप्त सूक्ष्म योग के द्रव्य से कापोत लेशा और पर्याप्त बादल योग के तपनीय लेशा होती है। इस प्रकार पर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले सामान्य और पर्याप्त इन दोनों ही प्रकार के तेजस्काई योग के द्रव्य लेशा करना चाहिए। बादल तेजस्काई योग के आलाप सामान्य तेजस्काई के आलाप के समान जानना चाहिए। इसी प्रकार बादल तेजस्काई पर्याप्त योग के आलाप भी होते हैं। विशेषता यह है कि इनके द्रव्य से तपनीय लेशा होती है। इसी प्रकार से पर्याप्त नाम करके उदय वाले तेजस्काई योग के भी द्रव्य लेशा समझना चाहिए, कहना चाहिए। रुकेंगे, अब किसकी बात करें? विशेष बात है। प्राकृत में क्या बोलेंगे? नवरी। नवरी ऊपर लिखा नवरी, मतलब विशेष बात क्या है किसके अंदर? अभी तो आपको बताया कि कैसे टेबल बनाना, अब टेबल क्या बनाएंगे, लेशा के बारे में बात बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म 2 बात है, एक शब्द आया यहाँ पर तपनीय रंग बताया,
मतलब अग्निकाय का कैसा, तपन तपन तपनी रंग बोला, अभी मैं स्पष्ट करने वाला हूँ, तपनी रंग बोला। दूसरा बात तो वो ही है कि सूक्ष्म जीवों में हमेशा द्रव्य से पर्याप्त अवस्था में कापोतलेशा ही लेना है, इसके सूक्ष्म में। और बादर के कौन सा लेंगे, तपनी है। जल का में क्या लिया था प्रवीणा जी, बादर के धवल श्वेत वर्ण का लिया था, लेकिन सूक्ष्म जल का जीवों के पर्याप्त अवस्था में भी हमने कौन सा कापोत रंग बताया था। और वहां पर हमने आपको कहा था कि सारे सूक्ष्म जीवों के पर्याप्त अवस्था में केवल कापोतलेशा ही होती है। क्या बोला कस्तूरी जी, क्या बोला, सारे सूक्ष्म जीवों के पर्याप्त अवस्था में कापोतलेशा ही होती है। अभी तक हम क्या समझ रहे थे कि अपर्याप्त अवस्था में जब कार्बन का योग के बाद में जब आहार वर्गणा ग्रहण करता है तब कापोतलेशा होती है, उसके पहले शुक्ललेशा होती है। आज हम लोगों ने एक नियम और कर लिया कि सूक्ष्म जीवों के बारे में, कि सूक्ष्म जीवों के पर्याप्त अवस्था में कापोतलेशा होती है, लेकिन बादर के पर्याप्त में द्रव्य से कापोत नहीं होती है। अगर जल का ही जीव है तो उसकी कौन सी थी, धवल वर्ण की बताई। काय की जीव की है तो कौन सी होती है, येलो, कौन सी कलर की, येलो, लेकिन येलो नहीं बोला, नहीं तपनीय बोला, तपनीय बोला। हाँ, तो येलो और तपनी में क्या अंतर है, तपनी में ताप में उसकी उष्णता की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन इन्होंने तपनी किसको कहा, ऐसा क्यों कहा। यहाँ पर कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं, केमिस्ट्री पढ़ा हो 8वीं 9वीं में, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी फ्लेम जो है ना नीले रंग की भी निकलती है, ब्लू रंग की, अलग अलग रंग की फ्लेम निकलती है, सफेद रंग की बहुत कलर जो होती है, अलग अलग पदार्थ जलते हैं और वो जलते हैं ना तो उसके रंग भी आग के रंग हर के पीला नहीं होता है। किसी ने देखा है, किसी ने अनुभव किया है कभी जी, किया होगा, कहाँ पर किया, हम लोगों ने तो लेबोरेटरी में किया था जी, आप हमने लोगों ने लैब में करा है। आपने घर में ही किया क्या, नहीं, लैब में करवाया था, साइंस में, साइंस लैब में। अच्छा, आप साइंस किए हैं क्या जी, तो फिर आप धवला में आइए, मतलब द्रव्य प्रमाणानुगम में जी, बैंक से आई है जी, बैंक में थी, बैंक से आई है ये। हाँ बिल्कुल, अच्छा रहेगा, मेथड जिसकी अच्छी है उसको तो बहुत अच्छा समझ में आने वाला है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो साइंस वालों ने किया, आप लोगों ने घर में किसी ने किया, कोई हल्दी में नमक में मिर्ची कुछ डालते समय कोई रंग बदलता हो, आप लोग जब वगार लगाते और जल जाता तो कोई अलग रंग आता कि वही रंग आता, पता नहीं। खैर कोई बात नहीं, हमने तो वही पता है आपको। लेकिन यहाँ पर तपनी लेशा की है, मतलब इससे क्या मतलब हुआ कि अग्नि के भी रंग अलग अलग होते हैं। अपने सामान्य से ज्यादातर लोग जो है मतलब पीली दिखाई देती है अपने को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अग्नि के भी हर रंग होते हैं, तो उन्होंने इसको तपनी शब्द से यहाँ पर प्रयोग किया। ठीक है पंडित जी, मेरे गुस्सा भी नहीं है, मेरा नेट नहीं चलता है। अच्छा अच्छा, नेट नहीं, बहुत बार बंद हो जाता है बीच बीच में। मैं सुनती हूँ, मैं सुनती हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अब ऐसा है ना कि आप आ रहे थे तो अच्छा लगता है ना, इसलिए पूछ लेते कहाँ चले गए, ठीक है ना। अब कुछ लोग तो नहीं चलता है, कुछ लोगों ने तो कसम ही खा लिए, विंडो नहीं खोलेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन आपने तो कसम प्रतिज्ञा नहीं ली। नहीं, ऐसा हो सकता है कि कुछ नहीं है, मेरा नेट में कुछ लोगों ने प्रतिज्ञा ले ली कि धवला जी का स्वाध्याय विंडो बंद करके ही सुनेंगे, केवल द्रव्यान योग का स्वाध्याय जो विंडो खोलकर सुनेंगे, हो सकता है ये प्रतिज्ञा ले ली हो, लेकिन कोई बात नहीं, बिल्कुल बंद करके समझ में ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ नहीं कोई बात, अभी अपन आगे बढ़े थोड़ी सी, बिल्कुल नहीं तो है ना, चलिए चल आगे पढ़ना, चलिए पढ़िए अशोका जी, पढ़िए आगे। सूक्ष्म तेजस्काय जीवों के सूक्ष्म नीचे का टेबल है, सूक्ष्म तेजस्काय जीवों के आलाप सूक्ष्म अपकायिक जीवों के आलाप के समान जानना चाहिए। सूक्ष्म तेजस्कायिक जीवों के आलाप सूक्ष्म अपकायिक जीवों के आलापों के समान जानना चाहिए। वायुकायिक जीवों के, हाँ अब वायुकायिक चालू है। वायुकायिक जीवों के आलाप तेजस्कायिक जीवों के आलापों के समान जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि द्रव्य से कापोत, शुक्ल, गोमूत्र और मूंग के वर्ण वाली लेशियाएं होती हैं। उन्हीं पर्याप्तक सूक्ष्म जीवों के कापोत लेशिया और बादर पर्याप्त जीवों के गोमूत्र और मूंग के वर्ण वाली लेशियाएं होती हैं। इसी प्रकार बादर वायुकायिक सामान्य जीवों के और उन्हीं बादर वायुकायिक
पर्याप्त जीवों के द्रव्य लेशाएं होती हैं। यद्यपि मूंग अनेक वर्ण वाली होती है, तो भी रूढ़ी के वश से श्यामल वर्ण ही मूंग का वर्ण प्रकृत में ग्रहण किया गया है। सूक्ष्म प्रकृत से मतलब यहाँ पर कि यहाँ पर जो विषय चल रहा है इसमें जो है श्यामल वर्ण लिया गया। सूक्ष्म वायुकायिक जीवों के आलाप सूक्ष्म तेजस्कायिक जीवों के आलापों के समान जानना चाहिए। देखो इससे वो लिख दिया यहाँ पर श्याम। देखो पहले तो ये क्या अंतर बताया, वो नियम तो बराबर चल रहा है कि सूक्ष्म जीव है तो उसके पर्याप्त में वायुकायिक जीव के भी कापोद्लिश्य बताइए। मतलब वायुकायिक जीव है, अब वायुकायिक जीव की बात कर रहे हैं तो उसके सूक्ष्म वायुकायिक जीव है तो पर्याप्त अवस्था में द्रव्य से जो अपन ने कहा ना हर्ष के कापोद्लिश्य बताइए। लेकिन अगर बादर वायुकायिक जीव है तो उसकी रंग के में बताया कि क्या बताई, गोमूत्र और मूंग के वर्ण वाली रेशा बताइए। जल में बनाया था धवल वर्ण वाली, शुक्ल धवल वर्ण वाली जल कायिक जीव में। अग्निकाय में बनाया था तपनी वाली। यहाँ पर कौन सी बताया, गोमूत्र और मूंग के वर्ण वाली लेशा बनाए, किसके, बादर वायुकायिक जीव के। ये टेबल बनानी पड़ेगी अपने, बादर वायुकायिक जीव की ये टेबल बनाई है। लिख भी सकते हैं अलग से टेबल अपने नोट्स बनाने में। मीनाक्षी जी आप बनाइए नोट्स, अच्छे बनेंगे आपके, ठीक है ना। तो ये लेशा बन गई, जलकाई, अग्निकाई, वायुकाई की, बादर की और सूक्ष्म की, ये टेबल अपन ने बना ली। अब यहाँ पर एक बात मेरे को जो आपको बतानी है, रूढ़ी वश से श्यामल वर्ण वही मूंग वर्ण का होते हैं। अपन जब बोलते हैं ना तीर्थंकरों के जो रंग बोलते हैं तो अपने को पता है कि 8वें और 9वें भगवान का सफेद, 6ठे और 12वें भगवान का लाल रंग, लेकिन 7वें और 23 के इनके वर्ण में फर्क पड़ता है। एक मिनट, मेरा इसी गया, तब तक आप पढ़िए। मूंग वर्ण और कापोद्लिश्य अलग अलग मानी जाएगी। तीर्थंकरों के रंग के विषय में बता रहे थे। हाँ वो वही बता रहा हूँ, उसी के मुझे वहीं से याद आ रहा है कि कहीं कहीं पर पढ़ते ना हिंदी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 गोरे 2 लाल इस तरह से आ जाता है। ये क्या हो रहा है, एक मिनट, आ रही है आवाज? तो आवाज आ रही है यहाँ पर? हाँ ठीक है, बिना देखे स्क्रीन पर नहीं आ रहा होगा ना। तो यहाँ पर श्यामल वर्ण और उन दोनों को जो है ठीक बताया, किसको, मूंग का वर्ण को, क्योंकि ये कहां पर पड़ता है, ये सुपार्श्वनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान कौन से रंग वर्ण कहते हैं, हरे रंग के। जो 20वें और 22वें भगवान के शरीर का, अंतिम भाव के शरीर का रंग कौन था, नीला रंग का था। 20वें मुनि सूरतनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान, इन दोनों के शरीर का रंग एक सरीका था। 7वें का और 23वें का एक सरीका था, है ना। और अपन बोलते हैं, कभी बोलते हैं हरा बोलते हैं, मूंग कौन सा होता है, हरा होता है। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान की अधिकतर जो प्रतिमाएं होती है मंदिर में श्याम वर्ण की होती है। आपने देखा नहीं, ध्यान देने दिया। अपन जब वर्ण की बात करते हैं, भगवान के रंग की बात की करते हैं, तो 7वें और 23वें भगवान का हरा रंग बताते हैं। और प्रतिमा कौन सी होती है, श्याम की, और हरा रंग कौन सा, मूंग की तरह से। और यहाँ पर इन्होंने धवला जी में वीरसेन आचार्य ने क्या लिखा है कि मूंग और उसका रंग जो है एक ही बताया उन्होंने, ठीक है ना। श्यामल वर्ण ही मूंग का वर्ण प्रकृति में ग्रहण किया गया। मतलब होता ये नहीं कहा मूंग हरा होता है बोल रहे हैं, लेकिन प्रकृति में ग्रहण किया गया ना, मान लिया गया। जैसे अपन कहते हैं ना कि अपने पास में धूप नहीं है तो लौंग लेके अपन धूप की जगह पर यूज कर लेते हैं। कई जगह पर पूजा में धूप की जगह पर लौंग यूज कर लेते हैं अगर नहीं होता है। तो यहाँ पर ये बात क्या, ग्रहण किया गया, इसलिए मैंने आप लोगों को ध्यान दिलाया। क्या मीनाक्षी जी बात सही है ना। अपन रंग जब देखते हैं तो 7वें भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान और 23वें भगवान का एक कलर है और उसका नाम है हरा, ठीक है। और 20वें और 22वें भगवान का नीला रंग है,
यहाँ पर बात चल रही है मूंग की, और मुझे याद आती है कि अपन पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जहां भी मिलती है तो वो अपने को ब्लैक कलर में मिलती है ना, श्याम वर्ण में मिलती है, तो उसका मतलब वो हरे का और यही वर्ण आता है। व्हाइट में भी मिलती है, व्हाइट में कलकत्ते में बिलगसिया। व्हाइट में तो मिलेगी, मैं वो कहाँ कह रहा हूँ, व्हाइट में मिलेगी, पद्मासन में मिलेगी, बिना फंड की मिलनी चाहिए, वो अपने मंदिर, वो सब चीज है। मैं सिर्फ आपको रंग की बात बताता हूँ कि यहाँ श्याम वर्ण और देखिए जब यहाँ पर अपन पढ़ते हैं ना तो याद आना चाहिए। जैसे मैं नवे ग्रेवेक का नाम पढ़ता हूं तो मुझे अकत्रिम जैताले 309 मैंने याद कराए थे, आपको याद है कि नहीं? 309 कराए थे। अपराजित की जैसे आज दिन में पढ़ा था तो किसी को वहां के अकत्रिम जैताले की याद आई? हे अकत्रिम जैताले है, तो अपने को यहाँ पर जब मैंने मूंग और श्याम वर्ण पढ़ा तो मुझे तीर्थंकर भगवान को याद आए, पार्श्वनाथ भगवान के स्मरण में आए, तो मैंने आपके साथ में शेयर किया। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ आगे का पढ़ना, ये बहुत अच्छा है, पढ़िए किरण भाई। तो वनस्पति काय का वनस्पति का जीवों के सामान्य आलाप करने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान और 12 जीव समास होते हैं, जिनमें सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक पर्याप्त, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक अपर्याप्त, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक पर्याप्त, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक अपर्याप्त। इस प्रकार प्रत्येक वनस्पति कायिक जीवों के 4 जीव समास होते हैं। बादर नित्य निगोद साधारण वनस्पति का एक पर्याप्त, बादर नित्य निगोद साधारण वनस्पति का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म नित्य निगोद साधारण वनस्पति का एक पर्याप्त, सूक्ष्म नित्य निगोद साधारण वनस्पति का एक अपर्याप्त, बादर चतुर्गति निगोद साधारण वनस्पति का एक पर्याप्त, बादर चतुर्गति निगोद साधारण वनस्पति का अपर्याप्त, सूक्ष्म चतुर्गति निगोद साधारण वनस्पति की पर्याप्त और सूक्ष्म चतुर्गति निगोद साधारण वनस्पति का एक अपर्याप्त। इस प्रकार साधारण वनस्पति इकाई जीवों के 8 जीव समास होते हैं। रुकेंगे एक मिनट रुक जाएंगे। जीव समास कितने बताए यहाँ पर? कुल 8 नहीं 12 किसने बताया? 12 12 बिल्कुल सही है। 12 कैसे हुए हैं? साधारण वनस्पति के 4, अपने साधारण के 4 लिए थे और प्रत्येक के 2 लिए थे। 4 और 2 6, उनके पर्याप्त और अपर्याप्त 12 हो गए। वही 12 नाम लिखा है। अपन ने जो वनस्पति काय में अपन ने कैसे टेबल बनाई थी? 8 6 और 5। तो जो 6 किसके बनाए थे? वनस्पति काय के। 4 बनाए थे साधारण, 2 थे प्रत्येक के। अब यहाँ पर उनके पर्याप्त और अपर्याप्त भेद किए तो 2 के पहले 4 जीव समास लिए उन्होंने। पहले उन्होंने लिखे 4 जीव समास होते हैं, ये लिखा यहाँ पर पहले। इस प्रकार प्रत्येक वनस्पति जीवों के 4 जीव समास होते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित उनके पर्याप्त और अपर्याप्त किए तो 4 हो गए। और नीचे लिखा 8 जीव समास। तो यहाँ पर जीव समास की कॉलम में अब आप कितना लिखेंगे? 12 जीव समास लिखेंगे। कितने लिखेंगे? 12। तो उसमें प्रत्येक के भी लिखेंगे और उसके साधारण के भी लिखेंगे। इस तरह से लिखने का अपने को तरीका अलग हो जाएगा। हाँ विमल भाई साहब, थोड़ा 2 लाइन और पढ़ लेते हैं। 4 पर्याप्ति, 4 पर्याप्तियां, 4 अपर्याप्तियां, 4 प्राण, 3 प्राण, 4 संज्ञाएं, तिर्यंच गति, एकेंद्र जाति, वनस्पति कायिक, औदारिक का उपयोग, औदारिक मिश्र का उपयोग, योग और कार्बन योग, ये 3 योग, नपुंसक वेद, 4 कषाय, कुमति और कुश्रुत, ये 2 अज्ञान, असंयम, अचक्षु दर्शन, द्रव्यों से चोलेशाए, भाव से कृष्ण, नील और कापोत लेशाए, भव्य सिद्धि, अभव्य सिद्धि, मिथ्यात्व, असौदनिक, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। हमको तो देखना कहाँ पर है? जीव समास में देखना है, काय में देखना है और लेशा में। 3 जगह अपने को देखना है। ये पहले 12 जीव समास की एक टेबल बन रही है। किसकी बन रही है? क्यों एक टेबल बनी? वनस्पति सामान्य। क्या कहा अपन ने? वनस्पति सामान्य की है। हाँ, और उसके फिर 12 के भेद अलग अलग करेंगे। 6 के भेद अलग अलग करेंगे, वो देखेंगे अपन आगे चल। लेकिन आज तो अपन ये देख रहे हैं। तो 12 की टेबल इन्होंने एक साथ बनाई है। और देखो जीव समास में इन्होंने 12 लिखे हैं। जीव समास में कितने लिखे? 12 लिखे। टेबल नंबर 222। टेबल नंबर 222 क्या लिखे उन्होंने? जीव समास के 12 भेद लिखे। प्रत्येक के 4, साधारण के 4, 12 भेद,
आलाप ठीक है। अपने भी 12 भेद। और चूंकि एकेंद्रिय तो पर्याप्त तो 4 की 4 रह गई। इसके बाद में प्राण में कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने 4 और 3 एकेंद्रिय के 4 प्राण और 3 प्राण हो गए। लेशा में जब आते हैं तो द्रव्य से 6 लेशा बताई वनस्पति की, क्योंकि हमको तो गुलाब का फूल भी मिलता है, येलो भी मिलता है, लाल मिलता है, वनस्पति तो हर रंग की होगी ना, तो 6 रंग हो गए। और भाव से 3 अशुभ लेशा होती है। ध्यान देखिए, भाव से 3 अशुभ लेशा ली है और द्रव्य से 6 लेशा ली है। ये वनस्पति का जीवों के सामान्य आलाप 222 तक आज अपन ने यहाँ पर स्वाध्याय किया है। विशेष अपन कल आगे इस विषय को पढ़ाएंगे आप लोग। लेकिन ये टेबल याद करने से आपको अब ये पढ़ने में वनस्पति के नाम में है, आपको बड़ा आसान लगा होगा कि 12 भेद कैसे हो गए, 8 कैसे हो गए, 4 कैसे हो गए। अपन ने जो पूरे पढ़े ना, उससे आपको सरलता अवश्य महसूस हुई होगी। रुकते हैं अपन, किसी को विशेष प्रश्न हो, नहीं तो जिनवाणी स्तुति। पंडित जी, बोलिए। पंडित जी, मुझे एक समझ में नहीं आया। हाँ, ये जो 13 पान के ऊपर पहली लाइन है ना, विशेष बात यह है कि द्रव्य से कापोत, शुक्ल, गोमूत्र, मूंग के वर्ण वाली लेशाएं होती है। ये सभी द्रव्य लेशाएं बोली है कि भाव लेशा भी है? ये सब द्रव्य लेशा है, द्रव्य से बोली है। हाँ देखो, कापोत और शुक्ल तो द्रव्य के लेने की अपर्याप्त अवस्था में, और गोमूत्र मूंग वर्ण वाली पर्याय अवस्था में। अच्छा, द्रव्य की लेशा पर्याप्त अवस्था में और अपर्याप्त अवस्था दोनों की बात कर रहे हैं। पर्याप्त अवस्था और अपर्याप्त अवस्था। ओके। जैसे आज दिन में क्या कहा था, संख्यात वर्ष वाले, असंख्यात वर्ष वाले और अंतर्मुख आयु वाले। आज अपने दिन में पढ़ा था, आप थे क्या? दिन में थे ना आज द्रव्य प्रमाणानुगम में? हाँ, तो वहां पर ये आया था ना, तब क्या था, हाँ, कि संख्यात वर्ष वाले मतलब कर्म भूमि के, असंख्यात वर्ष वाले मतलब भोग भूमि के, और अंतर्मुख वाले मतलब अपर्याप्त के। तो ऐसे हाँ वहां पर लिया था दिन में। अब यहाँ पर कैसे लेना है कि द्रव्य से कापोत कब होगी? मिश्र का योग में। शुक्ल कब होगी? कि कार्बन का योग में। गोमूत्र मूल वाले लेशा क्या है? बादल के पर्याप्त में लेना है, पर्याप्त में लेना है। ठीक है ना? पंडित जी, एक सवाल है। थैंक यू। सवाल नहीं, मतलब समझना है कि जो ये विशेष अर्थ में नीचे आया है पहले पैराग्राफ में कि मूल में आए हुए जहाकमेण पद, ये क्या, ये शब्द नहीं, जहाकमेण पद पहली बार पढ़। यथाक्रमण, जहाक्रमण में ना जिस प्रकार से क्रम से, यथाक्रम, यथाक्रम मतलब जिस प्रकार से क्रम का, क्रम क्या का मतलब, जैसे पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, ये भी क्रम है। अपन जब बोलते हैं ना, तो इनका बोलने का है, अपन जब भी नाम बोलेंगे तत्वार्थ में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, यही क्रम बोलेंगे। और उन्होंने वनस्पत्यंता नाम एकम, मतलब वो सूत्र बनाया, वनस्पति अंत में है जिसके, वो सब एकेंद्र जीव होते हैं। तत्वार्थ सूत्र में 2 सूत्र आते हैं ना, वनस्पति ही नाम के जिसके अंत में है वे सब एकेंद्रीय जीव होते हैं, ये सूत्र आगे। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इस तरह से क्रम भी बोला जाता है, इसको बोलते हैं यथाक्रम। यथाक्रम, ठीक। पंडित जी, हाँ जी। अग्नि के जो के बादल और सूक्ष्म में ध्यान में नहीं आता, बराबर बैठता नहीं, केवल अरे अपने को सूक्ष्म तो गर्भ का लगते हैं, सूक्ष्म का जीव तो सूक्ष्म जीव में मतलब अपने को कहाँ लगेंगे गर्मी? अपने यहाँ पर सभी जीव है ना, ये जो भरा हुआ है, लोग ठसाठस भरा हुआ है, सभी से बना हुआ है ना, तो ठंडा में, अरे सूक्ष्म का जीव है, गर्मी में गर्मी पड़ रही है, पंखा चला रहे हैं अपन, चलाना नहीं चाहिए वो ठीक है, मतलब वो बात तो ही है, लेकिन कम से कम अपन स्वाध्याय करें तब तो नहीं चलाए, ऐसा भी नियम ले सकते हैं। ठीक है, यथा योग्य। लेकिन ये बात सही है, नहीं पता चलता है, बहुत चीजें नहीं पता चलती। चलिए जिनवाणी स्तुति।